अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जी तो हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर का सब एटॉमिक पार्टिकल्स। टोटल हमारे पास कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है प्रोटॉन, उसके बाद है हमारे पास न्यूट्रॉन और एंड में हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो प्रोटॉन है इसका जो चार्ज होता है ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन का हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है इसमें हमारे पास, ठीक है। अब जो हम लोगों ने मेन बात डिस्कस करनी है ना इनकी, वो हम लोगों ने बात करनी है कि इसमें हमारे पास इनके रिलेटिव मैसेज क्या होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन है ना हमारे पास, इसका जो रिलेटिव मैस है वो 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 है, ठीक है, केजीज़ में। जबकि न्यूट्रॉन जो है ये भी हमारे पास 1.6749 इंटू 10⁻⁻27 है केजी में। इनके जो यूनिट्स हैं वो केजी ही होंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास जो रिलेटिव मैस है ना वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले में 1/1836 टाइम्स है। मतलब कि इसकी टोटल वैल्यू बनती है 9.11 इंटू 10⁻31, ठीक है। अब ये जो रिलेटिव मैस की मैंने बात की है ना, आप सोचे होगे कि ये रिलेटिव मैस क्या है, कि ये इसका रिलेटिव मैस है, ये इसका रिलेटिव मैस है। बेसिकली रिलेटिव मैस होता है कि जैसे हम लोगों ने बात की है कि प्रोटॉन जो है इसकी वैल्यू है 1.6726, जबकि न्यूट्रॉन की है 1.6749, ठीक है। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनकी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है ये सबसे ज़्यादा डिफरेंट है 9.11 की। मतलब अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वैल्यू को इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से रिलेट करेंगे तो 1/186 हमारे पास क्या आता है, इनका डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आती है कि हमने आपस में दो चीज़ों को रिलेट करना है या उनके मैसेज को रिलेट करना है, तो हम इसको क्या कह देते हैं, रिलेटिव मैस कह देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने देखना है कि हमारे पास ये जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके हम लोगों ने चार्जेस देख लिए, रिलेटिव मैस देख लिया। अब देखना है कि हमने इनकी लोकेशन कहाँ पर है, ये कहाँ पर मौजूद होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमें पता है कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास आउटसाइड द न्यूक्लियस पाया जाता है। ये न्यूक्लियस को क्या करता है, सराउंड करता है बेसिकली, ठीक है। ये न्यूक्लियस को क्या करता है, सराउंड करता है। और ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन है और इसके आसपास हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आप। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना ये अपनी पोजीशन पे कैसे रहते हैं कि इनके और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बेसिकली न्यूक्लियस के दरमियान में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होती हैं। उसके अलावा जो हमारे पास बात की गई है, जो हम लोगों ने पहले भी बात की थी, कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन हैं वो हमारे पास ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। और ये ऑर्बिट्स जो होती हैं ना इनको हम शेल्स भी कहते हैं, ठीक है। इनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। मतलब कुछ एनर्जी लेवल इस सेंस में कहते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है, तो वो उसके मुताबिक डिफरेंट शेल्स में, डिफरेंट ऑर्बिट्स में पाई जाती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो मैस का कंपैरिजन आता है ना, चार्ज इंटरेक्शन का कंपैरिजन आता है, उसको हम लोगों ने पढ़ना है कि इनके आपस में रिलेशनशिप क्या है बेसिकली। तो हमारे पास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना उसकी हमने पहले ही बात की थी कि इनके मैसेज जो है ना ऑलमोस्ट सेम मैस है, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मैस है ना वो ऑलमोस्ट सेम है, जबकि इलेक्ट्रॉन का जो मैस है ना वो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, लेस मैस है एज़ कम्पेयर टू किसके, हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो सा होता है उसका मैस बहुत ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से एटम के मैस में इसका जो रोल होता है ना वो बिल्कुल निग्लेजिबल हो जाता है, ठीक है। कि इतना कम है कि हम लोग कहते हैं कि बस छोड़ो, इसके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे पास एटम है इसमें पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो उनसे ना आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रखते हैं, जिसकी वजह से इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेज आती हैं और एटम का जो स्ट्रक्चर है ना वो सस्टेन रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास हमने देखा था कि जो चार्ज की न्यूट्रल वैल्यू होती है ना, मतलब बेसिकली हम पूरे एटम की अगर बात करें तो हमारे पास एटम जो है ना ये हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया जाता है। क्यों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पाया जाता है, क्योंकि इसमें हमारे पास जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। बेसिकली पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ने क्या किया है, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लिया है। ये इक्वल नंबर में हमारे पास मौजूद होते हैं, तो हमारे पास हमने क्या कह दिया कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है एटम, ठीक है। एटम क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब जो लास्ट हम लोगों ने सेकेंड लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ना है ना, वो बेसिकली प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को अच्छे से समझ आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बनाते हैं। एक में हमारे पास पॉजिटिव प्लेट आ जाएंगी, एक हमारे पास आ जाएगी नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इसमें से हमने तीनों चीज़ों को गुजारना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं प्रोटॉन। पॉजिटिव चार्ज होता है, ये हमारे पास क्या करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये हमारे पास किस तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, बेसिकली नेगेटिव की तरफ, ठीक है। जबकि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये किसकी तरफ डिफ्लेक्ट करेगा, पॉजिटिव। और इसी तरह जो हमारे पास न्यूट्रॉन होता है वो हमारे पास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ये स्ट्रेट पाथवे में चला जाएगा, ठीक है। मतलब कि स्ट्रेट ही मूव कर जाएगा, उसका कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी क्योंकि उसका कोई चार्ज ही नहीं होता है, ठीक है। अब आप लोगों ने एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि जो प्रोटॉन है ना, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ना, इसका मैस है कम, ठीक है। कम मैस होने की वजह से ये जल्दी से ना, ये पॉजिटिव की तरफ ना एज़ कम्पेयर टू प्रोटॉन जल्दी जाएगा, जबकि जो हमारे पास प्रोटॉन जो है ना ये हैवी है, ठीक है। तो इसकी डिफ्लेक्शन जो है ना ज़रा थोड़ी सी लेट होगी, ठीक है। इसकी डिफ्लेक्शन जो होगी वो ज़रा लेट होगी क्योंकि ये हैवी है, जबकि इलेक्ट्रॉन हल्के मैस का है, हल्का सा है, तो वो फ़ौरन डिफ्लेक्ट होके चला जाएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है ना, वो आ जाता है आइसोटॉप्स। हमारे पास क्या है, आइसोटॉप्स में हमारे पास होता है कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ हमारे पास क्या आ जाते हैं, न्यूट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। ये सेम ही एलिमेंट्स में हमारे पास डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, ये अनस्टेबल अगर कभी हो जाए, अब ये रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में कैसे कन्वर्ट होते हैं, हमने इनकी बात करनी है कि ये रेडियो एक्टिव वजह से होते हैं, ठीक है। तो कुछ आइसोटॉप जो होते हैं ना वो अनस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। अनस्टेबल होने की वजह से ना ये रेडियो एक्टिव डिके में चले जाते हैं, मतलब कि ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने की वजह से इनके अंदर से क्या होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होने की वजह से ये रेडियो एक्टिव डिके में चले जाते हैं। आपको पता है ना, रेडिएशंस किसी चीज़ का निकलना, तो बेसिकली इनकी एनर्जी जब निकलती है ना तो वो रेडियो एक्टिव बन जाती है, रेडियो एक्टिव डिके नहीं हो जाता है, ठीक है हमारे पास। और ये क्यों होता है कि जब हमारे पास अनस्टेबल कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आ जाती हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं इनकी अनस्टेबल कॉम्बिनेशन आ जाती है, मतलब कि ये आपस में स्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि डिफरेंट होती हैं लेकिन स्टेबल होने चाहिए। रेडियो एक्टिव में अगर स्टेबल ना हुए हैं तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स बन जाते हैं, ठीक है। और हमारे पास न्यूक्लियस की क्या हो जाती है, एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम रेडियो एक्टिव डिके कहते हैं। इसमें जो हमारे पास सिंपल एग्जांपल है वह हाइड्रोजन 3 आ जाती है, ठीक है। कार्बन 14 आ जाता है, यूरेनियम 238 आ जाता है, ठीक है। ये MCQs वाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के लिए इसको अच्छे से ज़रूर तैयार करें। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर मेरा कोई भी चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं दोबारा वो टॉपिक रिपीट करके आप लोगों को समझा दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।